जय हिंद, सभी को नमस्कार। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का सेट लगा रहे हैं, जिसमें से आज सेट नंबर 6 लगाएंगे। इसमें 40 सवाल होते हैं और आप देख रहे होंगे कि लगातार रिपीट हो रहे हैं सवाल। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है 13 तारीख की, ये थर्ड शिफ्ट का सवाल है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? ये कुछ सवाल ध्यान रखना ऐसे आते हैं। तो इस किसने? डॉक्टर दीनसित ने किया है। अगला सवाल है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि पूर्ण तो ही नहीं, संदिग्ध भी नहीं है कि हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी नहीं, संदिग्ध भूत भी नहीं है, मतलब हुई भी नहीं। सामान्य वर्तमान तो ये है कि जैसे रोज कोई जाता है, आता है, खाता है, वो हो गई। कोई ऐसी क्रिया जो अभी चल रही है, मतलब अभी लगातार चल रही है, पूर्ण नहीं है, तो इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा है? कृष्ण बिहारी। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ये इसी के हैं, सहोदर भाई थे तीनों। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ग्रंथ ही नहीं, एक छंद तक की रचना भी तीनों मिलकर करते थे। जबकि कृष्ण बिहारी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व साहित्यकार है। अगला सवाल है, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है, अब यहाँ से देखना, ये सर्वनाम का भेद है। कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक है। कैसा है? अनिश्चय। कोई आ रहा, और यहीं पे अगर कुछ होता, जब कोई शब्द हो तो कोई यूज होता है सजीव के लिए, और जब कुछ आ जाए तो वो यूज होता है किसी वस्तु या निर्जीव के लिए। तो याद रखिएगा कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? अनिश्चय। कोई जानकारी नहीं भी कौन आ रहा है। अगला सवाल है, राम बाजार जा रहा है का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? संदिग्ध में राम बाजार गया होगा, मतलब संदिग्ध है, हमें क्लियर कट पता नहीं है कि राम बाजार गया होगा कि नहीं गया होगा। तो कैसे क्या होगा इसका? राम बाजार गया होगा। श्याम पेंसिल से लिखता है, तो इससे इसका कारक कौन सा है? करण कारक। अब इसको एक लाइन में याद कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से किससे? पेंसिल से। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने की दशा में। ये जो है एक लाइन होती है, इसको पूरे को आप पढ़ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लो इसको। इससे सवाल एक दो आ जाते हैं। अगला सवाल है, इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय। तो अब ये तो नॉर्मल है, उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग जो आगे शब्द के आगे लग के शोभा बढ़ाते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे लग के शोभा बढ़ाते हैं। तो लड़ाई में लड़ धन आई, कौन सी? आई, लड़ाई। इनमें से अपेक्षा के संपादक कौन थे? तेज सिंह। अपेक्षा नामक पत्रिका का संपादन तेज सिंह ने किया है। अगला सवाल है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? भा। अमानक वर्ण वे वर्ण जो पूर्व में तो मान्य रहे होंगे परंतु वर्तमान में मान्य न हो। भा देवनागरी वर्णमाला में पा वर्ग का चौथा व्यंजन है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह द्विओष्ठ स्पर्श घोष और महाप्राण है। इसका अल्प रूप वा है। महाप्राण और अल्प प्राण ध्यान रखना। महाप्राण वो होते हैं दूसरा और चौथा, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो महाप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। अगला सवाल है, कुंडलिया छंद किंतु। तो कुंडलिया, कुंडल माने एक कुंडल मान लो, तो उसको लेके कौन क्या करेगा? दौड़ेगा। तो क्या होगा? दोहा और रोला से मिलकर बनता है कुंडलिया। इसके 6 चरण होते हैं, इसमें से 4 दोहे के और 2 रोला के चरण होते हैं, और इसमें 24 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण। अगला सवाल है, भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना बाबू तोताराम जी ने अलीगढ़ में की थी। ठीक है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया? तो जी शंकर कुरुप की तो प्रसिद्ध मलयालम भाषा में ये लेखक है, उनकी रचना पर इनको मिला था। अगला, सकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? सकर्मक किस पे? कर्म पर। किस पर प्रभाव पड़ेगा? सकर्मक। अकर्मक माने कर्म सहित जो क्रिया हो वो सकर्मक क्रिया होती है। किससे पड़ता है? कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया का छाया ही होते हैं। हम लोग छाए छाओ नहीं कर सकते,
छाया में बैठे, हमेशा छाया का बहुवचन भी छाया ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है? भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण है क्या है? ओजस्वी। दिए गए विकल्पों में से ये सही है, ओजस्वी भाषण शब्द के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। और इसको समझिए कैसा, ये क्यों इतना अच्छा सवाल है, आप देखिए इसमें कड़कड़ाता भाषण तो होता नहीं, न तेज भाषण, स्लो भाषण, मतलब इसकी कोई विशेषता नहीं है। न तेजस्वी भाषण होता है, तेजस्वी तो व्यक्ति होता है, ओजस्वी भाषण होता है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इंद्र वज्रा, याद रखना। ये इंद्र वज्र तो एक तरीके से हथियार ही हो गया इंद्र जी का। इंद्र ये भी नहीं, ये भी नहीं, इनको गौर से देखना, थोड़े से स्पेलिंग में गलती हो जाती है। अगला सवाल है निरीय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निधन है, कौन सा होता है? निधन ई है निरीय शब्द। इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। तो संधि विच्छेद के भाग में आप इसको देखिएगा, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो आलोचना है। कविता का अर्थात प्रोफेसर परमानंद श्रीवास्तव द्वारा लिखित है, आलोचनात्मक विद्या का रचना है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो दर्शनाभिलाषी, दर्शनाभिलाषी इसका शुद्ध शब्द है। अगला पैराग्राफ है, आप इसको पढ़िएगा, पढ़ के इसके आंसर दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं है। अगला है सवाल आपका, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? विसिक। शिव का विसिक, बाण, तीर, सिलीमुख का पर्यायवाची माने, सिलीमुख माने क्या? भूरे का पर्यायवाची है। तथा कामरी, अंतक और सोमेश्वर शिव के पर्यायवाची। काम अरि मतलब काम का भी वध करने वाले या काम को खत्म करने वाले कौन होते हैं? भगवान भोलेनाथ। और अंतक सोमेश्वर जी के, शिव जी के हैं। अगला, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? क्या होता है? द्वारका। क्या होता है? द्वारका आंसर होता है। द्वारका, द्वारिका नहीं होता है, द्वारका आंसर होता है। जैसे यशोदा। इनमें से कौन सा शब्द पुत्र का अनेकार्थिक शब्द? पूत। अनेकार्थिक शब्द क्या हुआ? पूत। पुत्र को नहीं पूत बोलते हैं, कहीं गाँव में या वैसे पूत बोलते हैं। पुत्र के अन्य अनेकार्थिक शब्द सुत, पार्थिव, पवित्र किया हुआ और संघ। इनमें से अर्ध विराम, तो अर्ध विराम तो आप जानते हैं, ये बिंदी लगा दिया, अर्ध विराम होता है। अल्प विराम ये होता है केवल जिसमें डैश होता है, वो अल्प विराम होता है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? ये सवाल बहुत कुछ टफ आ जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना। इनके साथ साथ अगला सवाल है, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? कौन सी? बघेली। तो अर्धमागधी अपभ्रंश की आप फिर से बताइए, क्या आपने बताया था? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसके हैं? अर्धमागधी अपभ्रंश के। अगर मैं यही पूछूं कि मागधी के बताइए तो क्या है? मगही, मैथिली, भोजपुरी। MMB, ये किसके हैं? मागधी के। इनमें से अब इसमें देखिएगा, इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? सुधा पत्रिका का संपादन मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने नहीं किया है। तो इसका संपादन किसने किया? सुधा पत्रिका का संपादन सन 1927 में दुलारे लाल भार्गव द्वारा किया गया। प्रेमचंद जी इसके सह संपादक थे। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उद्धार, एक के बाद दूसरे आने वाला, तो आपको पता ही चला दूसरा क्रम है ना, क्रमवाचक विशेषण है। अगला सवाल है, जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहां कौन सा, मतलब उपमेय उपमान में भिन्नता है दोनों में, फिर भी उसकी समानता की कल्पना हम कर रहे हैं, तो क्या होगा? निदर्शना। इसका एग्जाम्पल है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है। याद लिखिएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मैंने आपको बताया, जो नॉर्मल हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं वो सब तद्भव होते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक है, जो एक शब्द से पूरे जाति की पता चलता हो? जैसे मनुष्य, अध्यापक, इससे क्या पता चलता है? पूरे इनकी जाति का पता। मनुष्य में किसी आप इंडिविजुअल को नहीं बोल सकते, परिवार में परिवार हो सकता है, मोहन नाम है, कृष्ण नाम है, ये, लेकिन मनुष्य में क्या है? पूरी एक जाति का वर्णन है।
जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पे। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। इसका मतलब ये नहीं जिन ढूंढा गहरे पानी पे की समाधि लगा बैठ जाए, इसका मतलब नहीं है। ना ही इसका मतलब ये ना पानी में डूबना। नॉर्मल अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तब भी आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का विलोम है? एकत्र का विस्तीर्ण या विकीर्ण। एकत्र का क्या होता है? विकीर्ण। विस्तीर्ण किसका होता है बताइएगा? एकता का अनेकता, अनेकता का एकता, संकीर्ण का विस्तीर्ण। अगला सवाल है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बोली नहीं आती पूरी हिंदी के अंदर, इस याद रखना है, सवाल फंसाते हैं। नहीं आती तो कौन सी नहीं आती? भोजपुरी। तो कौन सी आती है? एबीसी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूरी हिंदी में कौन सी आती है? अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। जबकि भोजपुरी, मगही और मैथिली किसमें आती है? किसमें आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली किसमें आती है? बिहारी हिंदी में आती है। ये मागधी अपभ्रंश है। इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? जो किसी से एक से दूसरे को संबंध की वो, धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। तो यहाँ संबंध क्या है? धन का संबंध है काम से। दूसरा, उसने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ, इससे नहीं है। तो इसका क्या मतलब? यहाँ बिना शब्द संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण। अब आपको पता है अव्यय जिसे कहते हैं, वह शब्द जो 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 कहते हो प्रयोग होते हैं। अव्यय माने जिसको, जिसमें कुछ घट बढ़ नहीं सकता, व्यय जिनका व्यय नहीं होता। अगला है अपना सवाल, इनमें से किस राज्य की मुख्य राजभाषा हिंदी नहीं है? असम की आसामी होगी, सिंपल। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ की अपनी हिंदी है, इसकी नहीं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप चारों पढ़िए। लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, गलत हो गया। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, गलत। ये भी गलत। कौन सा आंसर है? लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। थोड़ा बहुत, इनमें से कौन सा समान? वैकल्पिक द्वंद्व, मतलब थोड़ा बहुत में इतने द्वंद्व के भी 4-5 उदाहरण होते हैं, प्रकार होते हैं। उनमें से वैकल्पिक द्वंद्व, थोड़ा बहुत मतलब विकल्प है दूसरी चीज का। तो ये रहे आपके आज के 40 सवाल। तो कमेंट करिएगा आपको कैसा लग रहा है। अब इसके बाद हम जीके का भी वीडियो डालेंगे जल्दी, और जल्द ही अपने इस चैनल पे हम एसएससी जीके के प्रैक्टिस से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप अपना सहयोग बनाए रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।